ऑलराइट जी, लेकिन हम इसके बाद ब्रेक लगा रहे हैं ना, हम डायरेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं कर रहे क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की हुई। अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और ये पॉलिसीज बहुत लिंक्ड हैं, ठीक है। इवन के पॉजिटिव नेगेटिव आउटपुट गैप वाली बात, फिर मल्टीप्लायर और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वाली बात, वो सारी पॉलिसीज से लिंक्ड हैं। तो इसके हमने सारे क्वेश्चंस पढ़ने, उनको रफ ड्राफ्ट बनाने और फिर इनको एक आधे को अटेम्प्ट भी करना है, क्योंकि काफी अर्सा हो गया हम लिख भी कुछ नहीं रहे, सवाल सवाल है ना, ढीले पड़ गए। एनालिसिस ऑफ व्हाट? एनालिसिस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, स्पीड मार दें। पॉजिटिव्स इसके वही होते हैं, यूजेस ही इसके पॉजिटिव्स हैं, स्पीड मारें। क्या पॉजिटिव्स हैं? सबसे पहला क्या है? रिड्यूसेस इन्फ्लेशन, ब्रैकेट में कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, सॉरी माय गुड चेक, माय बैड, मॉनेटरी पॉलिसी, फिर स्टिमुलेट्स ग्रोथ, स्टिमुलेट्स एम्प्लॉयमेंट। लें जी, यहां पे अब एक चीज आ गई बहुत ही जरूरी। क्या भाइयों और बहनों, अब जब मॉनेटरी पॉलिसी का खास तौर पे कौन सी? एक्सपेंशनरी, ये दोनों कौन सी हैं? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का जिक्र होगा तो ये लाजमी सोच लें कि किसका जिक्र होगा। केन्जियन वर्सेस मॉनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। क्लासिकल्स के अंदर एक सब डिवीजन है मॉनेटरिस्ट, मिल्टन फ्रीडमैन वाले, याद है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी? इसके अंदर क्या क्या फिट कर सकते हैं? इसके अंदर सबसे पहले तो आप क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, एमवी इज इक्वल्स टू पीटी, इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये आपने लाजमी फिट कर देनी है जहां पर भी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का जिक्र होगा, ठीक है। एमवी इज इक्वल्स टू पीटी, फिशर इक्वेशन आपने बताना है कि बहुत बड़ी डिबेट है। मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि खबरदार आपने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज की टू स्टिमुलेट ग्रोथ। कॉन्ट्रैक्शनरी का इतना मसला नहीं है, मसला किसका है? एक्सपेंशनरी का, ठीक है। एक्सपेंशनरी में बहुत लड़ाई झगड़ा है। वो कहते हैं यू कैन नॉट प्रिंट मनी सप्लाई टू स्टिमुलेट ग्रोथ, इट विल ओनली लीड टू इन्फ्लेशन। और वो बेस्ट तरीका दिखाने का क्या था? mv is equals to pt, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस और वॉल्यूम ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट होल्ड करें। ये 2% से बढ़ रहा है तो ये भी लाजमी बात है 2% से बढ़ेगा। तो एनी मनी दैट इज प्रिंटेड अदर देन इंक्रीज इन ग्रोथ, अगर ग्रोथ रेट 2% है, आपने 2% से मनी सप्लाई बढ़ानी है, उससे 1% भी आपने ज्यादा बढ़ाया, मोर मनी चेजिंग द सेम गुड्स, तो वो प्राइसेस को बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसमें ये डिबेट बहुत अच्छी है, ये इसको लाजमी लेके आए, हेल्दी डिबेट है, हाई स्कोरिंग नंबर लेके देने वाली चीज है ये। फिर आउट ऑफ ऑल द फोर पॉलिसीज, थ्री पॉलिसीज इनफैक्ट, फिस्कल, मॉनेटरी एंड सप्लाई साइड, ये सबसे क्विकर है, ये सबसे क्विकर है। जी अब्दुल्ला सलीम। सर ये अभी जो आपने पॉइंट बताया ये कौन कहता है कि इन इन दो स्कूल ऑफ थॉट्स में कौन कहता है कि मनी सप्लाई नहीं इंक्रीज करनी चाहिए? मॉनेटरिस्ट, मॉनेटरी। मॉनेटरिस्ट, ओके ठीक है। मॉनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट कहता है। ओके थैंक यू। हाँ जी, केन्जियंस कहते हैं कि करनी चाहिए, केन्जियंस कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, आप मॉनेटरी पॉलिसी यूज करके इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकते हो, एडी को वापस इंक्रीज कर सकते हो इंटरेस्ट रेट कम करके और मनी सप्लाई बढ़ा के। क्लासिकल और क्लासिकल के अंदर खास तौर पे मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट इज हाईली अगेंस्ट इट।
तो ये क्लासिकल की सब ब्रांच है, यानी ये समझ लो। अब कहा जा सकता है सब ब्रांच है, वैसे एक अलहदा कह लो, एक अलहदा, लेकिन है क्लासिकल, ज्यादातर क्लासिकल्स की उससे आगे स्टेम आउट हो रही है। ठीक ओके। है, मॉनेटरी पॉलिसी का एनालिसिस हो रहा है, अभी शुरू हुआ, लेट शुरू हुई है क्लास। चलें जी, और एक और क्या है, रिलेटिवली क्विकर टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। इसमें भी टाइम लैग आएगा, नेगेटिव में हम टाइम लैग लिखेंगे, लेकिन ये रिलेटिवली सबसे तेज है। इज दिस क्लियर? चलें जी, जल्दी से आ जाए। नेगेटिव्स। अच्छा, एएस में आपको याद होगा मैं काफी कुछ लिखवाता था, जिस तरह के इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाली बात याद है कि इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर इनइलास्टिक है तो फिर आप जितना मर्जी इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे कर लें, पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ओवर टाइम मैंने रियलाइज किया है, जिस तरह एक मैं पिछले साल लिखवाता था, पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं होता, पॉलिटिकली फीजिबल नहीं होता टैक्सेस को ऊपर नीचे करना। अब ज्यादातर बुक्स में वो है, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में नहीं है, एक स्क्रिप्ट आया मेरे पास जिसमें उस लड़की ने बहुत क्लियरली लिखा हुआ था, क्या पॉलिटिकली फीजिबल नहीं होता कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाना, लेकिन उसने कोई नंबर नहीं दिया उसके ऊपर, उसने उस चीज के ऊपर स्पेसिफिकली सीन लिखा हुआ था। सीन का मतलब देख लिया, नंबर नहीं देना, समझ रहे हैं? तो ये गोरा भी जो है ना, अब बिल्कुल घिसा पिटा, जब से एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आए हैं ना, वो सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक पे, तो मैंने अपने अपने नोट्स को काफी मॉडिफाई किया। हम इतनी किताबें पढ़ पढ़ के इतनी चीजें बताते थे, वो मैंने सारा आहिस्ता आहिस्ता उसको कट डाउन करके और ज्यादा फोकस मैंने कर दिया आपकी जो अपनी टेक्स्ट बुक है, क्योंकि वो उससे राइट लेफ्ट हिल नहीं रहा। तो जब से ये एग्जामिनर्स चेंज हुए, प्रिंसिपल एग्जामिनर नए आए हैं, अब तो बेचारी फौत हो गई, तो तब से आवाज क्यों रही है तो वो बुक को, हार्ड लाइन बुक को, क्योंकि वो मार्क्स स्कीम घिसी पिटी एग्जैक्ट उसका छापा है, तो इसीलिए जरा बुक की आपकी जो अहमियत है, जिसको हम कभी लिफ्ट नहीं कराते थे सारी जिंदगी 14 साल के करियर में, पढ़नी नहीं पड़ जाएगी, ये वही है। मेरा फोकस अब उस पर हो गया। पीडीएफ मैं भेज दूंगा दोबारा। तो फिर ए लेवल्स में और एफएससी में तो फर्क ही नहीं रहा फिर। कोई खास फर्क नहीं रहा, कोई खास फर्क नहीं रहा। हमने इतनी ये रट्टे, बेसिकली ये रट्टा है, ये आपको रट्टा हुआ होना चाहिए उसका। अभी मार्क्स स्कीम देखेंगे ना, आप देखेंगे एग्जैक्ट वो है, वो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज पहले फिर होता था, वो लिखता था एक्सेप्ट ऑल वैलिड वैलिड रिस्पॉन्सेज, वो हटा ही दिए। और क्योंकि इनको अपनी नौकरी की पड़ी हुई है, जो एक एग्जामिनर्स हैं, अब जब से एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आए हैं, और ये एक्सटर्नल एग्जामिनर्स का भी थोड़ा अरसा है, एक एआई एआई इतने जबरदस्त पेपर चेक कर रहा है, सॉफ्टवेयर्स बनाए उन्होंने उसको, लेकिन बताना बहुत डिटेल में पड़ता है, बहुत डिटेल में, मतलब आधा घंटा लगाओ ना और आप उसको बताओ सारा कुछ, फिर वो सही चेक करता है। अगर आप रैंडमली दे दोगे, वो बहुत गंदी मार्किंग करता है। चलें जी, सबसे बड़ा मसला, क्रॉनिक मसला, और ये जो दोनों एलआरएन डिमांड। है, ये इनका कैसे चेकिंग है? एलआरएन जो सर में वो पता नहीं दूसरा नया नो बोर्ड आइडिया, जो नो बना है। आइडिया, एलआरएन के मैंने भी पेपर्स नहीं देखे और ना ही स्क्रिप्ट देखे, तो मुझे एलआरएन का ओके। कोई आइडिया नहीं, कोई चक्कर नहीं पता, तो मैं ऐसे ही आपको बताऊं अच्छा है बुरा है, कोई पता नहीं, कोई पता, अपेरेंटली सुनने में आ रहा है आसान है। जब तक मैं देखूंगा नहीं एलआरएन के पेपर्स और एलआरएन की मार्क्स स्कीम्स और एलआरएन कंपेयर करूंगा, तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने देखना था लास्ट वीकेंड, मैं देखता हूँ एलआरएन का क्या सीन है, तो मुझे अभी खुद इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता। हाँ जी, ट्रेड ऑफ बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो क्रॉनिक मसला डिमांड साइड पॉलिसीज का, लो अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आप कम करते हैं तो क्या होता है, एडी कम करते हैं आप कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगा के, तो दूसरी तरफ से जीडीपी कम हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। आप एक्सपेंशनरी लगाते हैं, जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, लेकिन क्या मसला है, इन्फ्लेशन कम, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो इन दोनों में ट्रेड ऑफ है, डिमांड साइड, दोनों फिस्कल और मॉनेटरी का एक क्रॉनिक मसला है कि इन दोनों में से कोई एक चीज हासिल कर सकते हैं, दोनों चीजें एक वक्त में हासिल नहीं हो सकती। इसको समझा लेंगे ना खुद से, इसको एक्सपैंड कर लेंगे, आगे आ जाइए जी। सबसे स्ट्रॉन्ग हमारे पास अब क्या आ गया,
liquidity trap. At very low interest rates, changing them may not be possible. Changing them may not be possible as interest rates become non-responsive to changes in money supply. इकोनॉमी लिक्विडिटी ट्रैप में फंस सकती है। आप बहुत ज्यादा एक अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाएं, फिर आप उसको रिवर्ट जब करना चाहते हैं तो वो आप कर नहीं पाते, आप लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाती है इकोनॉमी। फिर क्या मसला है, वही है क्या, इफ इन्वेस्टर एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस is not aligned, changing interest rates may be ineffective. For example, if interest rates are increased, to discourage borrowing and taper off inflationary pressures, consumers and firms may still keep on borrowing if they are confident about future earnings. बात समझ आइए? अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, हाई है, फिर आप इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा भी दें बहुत ज्यादा, लोग नहीं रुकते, लोग बोरोइंग की बात क्या लिख रहे हो? जी क्या कह रहे हैं? लोग नहीं रुकते, लोग बोरोइंग करते रहते हैं, बेशक इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा भी हो। क्यों? क्योंकि दे फील कॉन्फिडेंट कि बिजनेस चल रहा है, धंधा ठीक है, इकोनॉमी तरक्की कर रही है, वो कहते हैं हाई इंटरेस्ट रेट पे भी ले लो लोन, आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। ठीक है, इसी तरह आप अगर इंकरेज करना चाहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को, और आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को बहुत कम कर देते हैं ताकि लोग लोन लें, लेकिन हालात पाकिस्तान जैसे हैं, ठीक है, तो लोग लोन लेंगे। अभी अगर आप लेट सपोज क्या एग्जांपल दें, यूक्रेन में इंटरेस्ट रेट बहुत कम भी कर दें, तो आपका क्या ख्याल है, लोग एकदम इंडस्ट्री खोलना शुरू कर देंगे, लोन लेना शुरू कर देंगे? जंग लगी हुई है, पता कोई नहीं है कल का। आई बात समझ में? तो जब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का बड़ा रोल होता है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का, समझ आई बात की? तो अगर वो नहीं है तो फिर आप इंटरेस्ट रेट माइनस भी कर दें, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी है, जापान में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, आप बोरो करें, उल्टा बैंक आपको कम कहता है, कम पैसे वापस कर दो, बस बोरो ले लो हमसे पैसे। पीप से कमाता है और बहुत सारी चीजों से कमाता है ताकि बिजनेस तो चलता रहे, और बेसिकली उसको भी तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता है बॉन्ड्स के ऊपर, इस वजह से वहां से वो कमा रहा होता है। जी
इंटरेस्ट रेट जो सेट होता है उस पे जो बैंक सेट करना वो उससे ऊपर होता है। उससे ऊपर तब गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट निकाला है वो उस नेगेटिव से भी कम। हाँ, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट में जा सकता है कि आपने बॉन्ड लिया, वो आपने जब बेचा आपने, आपको कम पैसे देने पड़े वापस, ठीक है, तो आपको पैसे बच गए। अच्छा जी, इसी से रिलेटेड एक और चीज है, इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी depends on how commercial banks respond. For example, if interest rates are increased to discourage borrowing, commercial banks may not increase interest rates to attract more customers or to earn more profits. हो सकता है वो अपना इंटरेस्ट रेट कम करे ही ना, बढ़ाई ना, वो इंटरेस्ट रेट नीचे ही रखे। क्यों? कंपटीशन बहुत इंटेंस हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान में तो ये सारे सारे सिनेरियोज आप देखते नहीं है ना, बाहर तो जिस तरह 2008 में हुआ था, बैंक्स इतने डेस्परेट हो गए थे कि फकीर भी जा रहा था ना, जिसके पास टका नहीं था जेब में, वो कह रहे थे आओ तुम भी मिलियनेयर हाउस ले लो, $1 मिलियन होम ले लो, ठीक है, मॉर्गेज दे देते थे, 0 डाउन पेमेंट पे, थोड़ी सी डाउन पेमेंट पे गाड़ी ले लो, ये कर लो वो कर लो, क्योंकि उनके पास कंपटीशन इतना ज्यादा हुआ था बैंक्स के अंदर। वहीं से फिर 2008 का एक ये भी था कि बैंक्स बहुत डेस्परेट हुए थे आपस में कंपटीशन में, तो उन्होंने फकीरों को भी देना शुरू कर दिए लोन। आई बात समझ में? तो वो बैड डेट्स जब आना शुरू हुए, लोग नहीं पे ऑफ कर सके, इकोनॉमी जब स्लो डाउन हुई, तो वो मॉर्गेज के घरों की सारी प्राइसेस क्रैश कर गई और बैठे रह गए। फिर उन्हीं के ऊपर उन्होंने फ्यूचर्स बनाए हुए थे। किसी दिन करूंगा, मैं सोच रहा हूँ एक लेक्चर बनाऊं, लेकिन ऐसे करोड़ लेक्चर्स पड़े हुए, मेल्टडाउन जो 2008 का हुआ था। चलें जी, तो ये चक्कर है। और सदाबहार क्या है? टाइम लैग। Although monetary policy is the quickest of all, interest rates and money supply may take time to formulate, be implemented, and then affect. तो ये जो पॉजिटिव में स्टेटमेंट लिखी है रिलेटिवली क्विकर टू प्रोड्यूस रिजल्ट, उससे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है? बिल्कुल, ये उससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इसलिए हमने ऊपर लिखा है ऑल्दो मॉनेटरी पॉलिसी इज द क्विकेस्ट, रिलेटिवली क्विकेस्ट है सब में से, समझ रहे हो, लेकिन फिर भी टाइम फिस्कल से भी, फिस्कल से फिस्कल, हाँ, quicker है? फिस्कल से भी सबसे ज्यादा ये फिस्कल फिर टाइम लेता है, टैक्स और ओके क्योंकि वो आती साल बाद है ना, या तो आपको अगर आपने चेंज करनी है फिस्कल पॉलिसी, आपको इंटरिम बजट अनाउंस करना पड़ेगा। ओके सर, समझ आ रही बात? ये एवरी 3 मंथ्स होती, ये हर जी क्वार्टर पे आती मॉनेटरी पॉलिसी,
and then effect components of AD. जी, सेंट्रल बैंक, हर कंट्री में सेंट्रल बैंक। Fiscal. फिस्कल पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, बाहर जो उनका गवर्नमेंट का इदारा होगा जो भी होगा। यूएस का मेरे ख्याल से स्टेट डिपार्टमेंट है जो कि वो करता है सारा टैक्स और सब्सिडीज, और वो किसके थ्रू आती है? पाकिस्तान में तो बस जो दिल करता है करते हैं ना, वो फिर सेनेट से अप्रूवल लेने पड़ते हैं। वहां कोई मजाक तो नहीं है टैक्स ऊपर नीचे करना, क्योंकि उनके वहां तो उन्होंने इलेक्शन जीतना भी है, ठीक है। इधर तो थोड़े जी, आई बात समझ में, तो उधर तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो वो फिर डरते हैं। जो वो पॉलिटिकल वाला था ना पॉइंट, वो बड़ा वैलिड था कि नहीं, इलेक्शन ईयर जब करीब आता है तो टैक्सेस जरूरत है भी ज्यादा करने की, तो वो जरूरत वो करते नहीं है, वो डरते हैं कि हमने इलेक्शन भी तो जीतना है। अगला मसला, मॉनेटरी पॉलिसी is heavily influenced by other countries. मॉनेटरी पॉलिसी में टैक्सेस और सब्सिडीज तो इंटरनल, टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो इंटरनल इशू है ना। मॉनेटरी पॉलिसी खासतौर पे इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस हो रहा है किससे? किससे हो रहा है? दूसरे कंट्रीज के उससे। अब तो हाइब्रिड सिस्टम आ गया, इकोनॉमिक बॉर्डर्स खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में तो फिर रिस्ट्रिक्शंस है पैसा बाहर ले जाने की, वो भी अभी पिछले 4 साल से हैं, वरना उससे पहले तो आपका लीगल पैसा है, आप स्विस बैंक में रखें पैसा, आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है आप स्विस में रखें, आपको दुबई में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है आप वहां रखें, आपको यूके में ज्यादा पैसा मिल रहा है आप वहां रखें, ठीक है। तो इंटरनेशनल ये जो जितनी भी होती है ना पीएलसीज, इनके पास होता है एक्स्ट्रा पैसा, और बैंक इनके पीछे ढूंढ रहे होते हैं, म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स इनके पीछे भाग रहे होते हैं कि यार हमारे पास रखवाओ, हम तुम्हें ज्यादा रिटर्न देते हैं, हम तुम्हें ये करते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है ये सब? हॉट मनी फ्लो, सेविंग्स, हॉट मनी फ्लोज, ठीक है। वो उनके म्यूचुअल फंड्स बने होते हैं, ईटीएफ्स बने होते हैं बैंक्स के कुछ स्टॉक एक्सचेंज में लगा दो, कुछ यहाँ लगा दो, कुछ वहां लगा दो, क्योंकि वैसे खुद लगाना तो बड़ा रिस्क है। फिर ये जितनी बैंक्स हैं कमर्शियल बैंक्स, उनके पहले तो ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंक्स करते थे, अब हर हर बैंक करता है। अब इन्वेस्टमेंट बैंक्स खत्म हो गए, अब हर एक कमर्शियल बैंक सारी जॉब सारी ड्यूटीज खुद ही कर रहा है, तो वो आपको इन्वेस्टमेंट करके देते हैं, उनके म्यूचुअल फंड में लगाएं जहाँ पे डाइवर्सिफाइड होता है, रिस्क स्प्रेड होता है, तो रिस्क कम होता है। तो सारे बैंक, सारे ये जो जितने भी फौजी फर्टिलाइजर हो गया, एंग्रो हो गया, इनके पास अरबों रुपए हैं, ये देते हैं बैंक्स को, ठीक है। और बैंक्स क्या करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न देते हैं। फिर जब चाहिए होता है, कोई नया प्लांट खरीदना है, कुछ करना है, डिविडेंड देना है, वो निकाल लेते हैं पैसे। तो जितना प्रॉफिट आ रहा होता है तो वो सारा ये सेविंग्स में रखते हैं, म्यूचुअल फंड्स में रखते हैं, ताकि उनको रिटर्न मिलता रहे। आई बात समझ में? तो इसमें मसला ये है कि अब इंटरनेशनल भी आपने कंपीट करना है, आपने ज्यादा इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो आउट फ्लाइट हो जाएगी, किधर? हॉट मनी फ्लोज बाहर चले जाएंगे, सेविंग्स दूसरे मुल्कों में चली जाएंगी, समझ रहे हैं? तो आपने वो भी देखना पड़ता है। स्विस बैंक्स के हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। ये सब मिथ है कि स्विस बैंक में पैसा रखो तो वो चेक नहीं करते, चेक कोई भी नहीं करता। आपका बैंक अकाउंट कोई भी नहीं देख सकता, ट्रंप भी आ जाए वो नहीं देख सकता बाय लॉ, और ऐसा होता है बाय लॉ हर जगह, ठीक है। ये तो पाकिस्तान है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, ब्रांच मैनेजर को 2 थप्पड़ लगाओ तो वो आपका सारा डेटा दे देगा। बाहर इस तरह नहीं है कि आपका सारा डेटा कोई भी ले ले, पूरा जब तक कोर्ट ऑर्डर ना करे कि इस बंदे का डेटा हमें बताओ, इसके पास कितना पैसा पड़ा, तब तक कोई बैंक कोई चीज आपकी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो ये मिथ है कि स्विस बैंक्स में पैसा होता है। स्विस बैंक्स में इसलिए होता है क्योंकि स्विस बैंक सेफ है, स्विट्जरलैंड में आपके कहीं डूबने नहीं है, स्विट्जरलैंड पे हमला नहीं हो जाना। दूसरा, स्विस बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा है, और कोई वजह नहीं है कि स्विस बैंक्स बड़े मशहूर। आपने सुना ना स्विस बैंकों में इसका पैसा पड़ा हुआ है, वो ये चक्कर था बस, ठीक है। और थोड़ा बहुत फिर वो ग्रे आई भी रखते थे, आई शट कर लेते थे कि कहाँ से आया, इसमें भी हल्का फुल्का था, समझ रहे हैं? वो फिर ऑफ शोर अकाउंट सिर्फ ये होते हैं कि कंपनी रजिस्टर्ड वहां है पनामा में, जहां पे टैक्स जीरो है, टैक्स हेवंस है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हो गए, पनामा हो गया, ठीक है, क्यूबा आई गेस हो गया, तो वहां क्या है,
वो टैक्स हेवंस है। दुबई हो गया, इतनी दूर कहाँ चले गए? रजिस्टर करा ली कंपनी वहां पे, प्रॉफिट सारा वहां रखा, पैसा वहां रखा, अपार्टमेंट वहां रखा, विला वहां रखा, वहां चले गए हसी हसी की, टैक्स नहीं देना पड़ा। ये टेक्निकली लीगल है क्योंकि वहां की रजिस्टर्ड कंपनी जिस मुल्क की, तो उधर अपनी याशी का सामान सारा उधर रखा, इधर कम पैसा रखा। जहाँ रहते हैं, अगर आप यूएस में, आपने कम पैसा रखा यूएस, आप वहीं पे ट्रेड किया, वहीं पे डिपॉजिट हुआ पैसा, पार्टी आपने वहां की, 6 महीने आपने वहां गुजारे, मजे की। ये चक्कर, और कोई मसला नहीं। ठीक है, चलें जी, टैक्स हेवंस का ये चक्कर है। मॉनेटरी पॉलिसी इज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, if interest rates are reduced to stimulate growth, तो क्या होगा? Interest rates are reduced to stimulate growth. It may lead to capital flight, hot money flows leaving the country. If the interest rate is lower than other countries. बात समझ आई? तो हॉट मनी फ्लोज निकल सकते हैं आपके मुल्क से। इसी तरह लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या हुआ, टाइम खत्म हो गया? ना करें यार, ये तो मेरी जिंदगी के सबसे तेज 40 मिनट थे, ये रोज का डायलॉग बन गया। ना करें यार, अभी तो शुरू हुए थे। हाँ, आप लोग गप्पे लगा रहे होते हैं, पता नहीं शुगर ईव के आप सुना रहे हैं किस्से, और कौन सा टॉम एंड जेरी केक, टॉम एंड जेरी चीज केक। अच्छा, आखिरी लिखें जी, इंटरेस्ट रेट्स इसी से रिलेटेड है, have a direct impact on balance of trade, balance of payment, बल्कि balance of payment to exchange rates, ब्रैकेट में हॉट मनी फ्लोज। इंटरेस्ट रेट, वही ऊपर वाली बात है, मिलती जुलती है, कि इंटरेस्ट रेट्स आपको जब आप ऊपर नीचे करते हैं तो उससे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हिल जाता है। हो सकता है आप उसको ना हिलाना चाहते हो सकता है आप उसको ना चेंज करना चाहते हो, क्योंकि व्हाट डू यू कॉल इट, वो आप बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका बैलेंस है या सरप्लस है, आप उसको खराब नहीं करना चाहते। एक सेकेंड, ये हो गया, लिक्विडिटी ट्रैप हो गया, इन्फ्लुएंस ऑफ चेंजेस इन अदर कंट्रीज हो गया, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो गया जी, मोर और लेस नहीं, पूरा पूरा हो गया। चलें जी, जी जी, आखिरी वाला समझ नहीं आया, अभी समझा देते हैं दोबारा। चलें जी, दिस इज वे वी स्टॉप। स्लो चल रहे हैं यार हम लोग।